Good morning, everyone. I am Rashmi Singh. Welcome to our Aadhaar ICS YouTube channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने संस्कृत का सेट डिस्कस किया था, जो कि आपका जो JSSC CGL सेकेंड लैंग्वेज पेपर है, पेपर 2 में है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जिन लोगों ने भी संस्कृत ऑप्शनल रखा है एज एन लिटरेचर सब्जेक्ट, उन लोग के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। सो आप इसमें 40 क्वेश्चन का सेट है, आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन, संस्कृत साहित्य के बारे में और जो भी क्वेरी है, जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारा इस वीडियो में कवर कराया जा रहा है। इसमें आपके डेली 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो कि आपका संस्कृत के सिलेबस को समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, कारक और जो साहित्यकार हैं जैसे कालिदास, भारवी, भास, इन सब के बारे में भी बताया जा रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अस्तो मा सद्गमय कुतः संकलिता। ये जो लाइन है अस्तो मा सद्गमय कुतः संकलिता, ये लाइन कहाँ से संकलित की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेदात, सेकंड रामायणात, सी उपनिषद, डी हितोपदेश। पहला ऑप्शन है वेद से, दूसरा है रामायण से, तीसरा है उपनिषद से और लास्ट है हितोपदेश से। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अस्तो मा सद्गमय कहाँ से संकलित है। तो ये लाइन संकलित है सी उपनिषद से। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है? उपनिषद है। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यमान है। यह मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें मिलता है। यह मूलतः सोम यज्ञ की स्तुति में यजमान द्वारा किया जाता है। ये मंत्र कब पढ़ा जाता है? जब सोम यज्ञ, जो सोम देवता है उनका यज्ञ आहुति किया जाता है, तब ये यजमान द्वारा गाया जाता है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? अस्तो मा सद्गमय का अर्थ क्या होता है? ये लाइन आप बहुत जगह देखी होंगी, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका मतलब क्या होता है? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इस लाइन का मतलब क्या है? मुझे असत्य से सत्य की ओर, मतलब जो गलत है उससे सही की ओर ले चलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्रस्य कति भागा सन्ति। पंचतंत्र के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 10 और डी सप्त। पंचतंत्र कति भागा सन्ति, पंचतंत्र की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, उसके कितने भाग हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 5। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पंचतंत्र से 5 भागा सन्ति, उसमें 5 भाग क्या क्या हैं वो भी देख लीजिए आप। पहला है पंचतंत्र मित्र भेद, दूसरा है पंचतंत्र मित्र लाभ, तीसरा है पंचतंत्र संधि विग्रह, फोर्थ पंचतंत्र लब्ध प्रदाश और लास्ट है पंचतंत्र अपरिचित कारक। तो पंचतंत्र के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। भेद के नाम भी आप जान लिए। जिन लोगों का सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में या पीएचडी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में, तो उन लोगों को ये बेसिक नॉलेज होगा। और जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो बेसिक्स चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। आपने संस्कृत लैंग्वेज रख लिया है, आपको जल्दी में विद इन अ मंथ या 2 मंथ प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आप डेली का ये 40 क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का प्रथम स्थान है। जितने भी नीति कथा आते हैं पंचतंत्र में, उसमें पंचतंत्र का क्या है? फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर इसके आंसर को गलत लगाते हैं या आपको नहीं पता है, कंफ्यूजन हो रहे हैं, गेस वर्क या तुक्का लगा रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर जो गलत होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, श्योर है, तो आपको तो 3 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। लेकिन आप मतलब कंफ्यूजन में आपको आंसर नहीं पता, आपने 3 या 4 लगा दिया है, तो इससे आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो आंसर वही ऑप्ट करें जिसका आपको करेक्ट आंसर पता हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो। ठीक है। वैसे भी बेसिक क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो आपने 6 to 10th क्लास में पढ़ा है संस्कृत ग्रामर का तो वही है। ग्रामर तो आगे चलकर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी कुछ कर रखा है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया है, वो तो कभी नहीं चेंज होगा।
जो संस्कृत में जो ग्रामर है, जो काल है, तो वो काल वही रहेंगे, आगे चल के उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है, संधि, समास, कारक, उच्चारण, स्थान, तो आप ये सब आंसर, कुछ क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैरवानंद क आसीत। ऑप्शंस, ऑप्शन ए योगी, बी लेखक, सी विद्वान, डी कृषक। क्वेश्चन क्या था, भैरवानंद क आसीत। तो इन चारों ऑप्शन में भैरवानंद कौन थे? ए योगी, बी लेखक, सी विद्वान और डी कृषक। तो इसका आंसर क्या होगा? ए योगी। भैरवानंद कौन थे? योगी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महाभारतस्य रचयिता क। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, आप लोगों ने रामायण महाभारत देखा होगा या फिर बेसिक जीके जीएस भी पढ़े होंगे, तो महाभारत के जो रचयिता हैं उनको इनके बारे में सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है ए कालिदास, बी व्यास, सी भास और डी तुलसीदास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हर कोई लगा सकता है कि महाभारतस्य रचयिता क, महाभारतस्य रचयिता व्यास आसीत। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने अपने साहित्य व लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ और ज्ञान का खजाना बनाया। मतलब उन्होंने अगर आप महाभारत देखे हैं तो उस चीज से आपको हर लाइफ का हर स्टेज को कैसे टैकल करना है उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसकी रचना किसने की है? कृष्ण द्वापन व्यास ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कति वेदा संति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, सभी को पता है कि कितने वेद हैं। कति वेदा संति? ऑप्शन ए त्रय वेदा, बी पंच, सी चत्वार और डी 10। तो ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि कितने वेद हैं। वेदा चत्वारा संति। वेदा कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद के नाम भी आपको पता होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं कि समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण। जो महर्षि पाणिनि है वो किस शास्त्र में निपुण है? साहित्य ऑप्शन ए, बी छंदसी ऑप्शन बी, सी व्याकरणे और डी ज्योतिषे। 4 ऑप्शन दिया है, साहित्य में, छंद में, व्याकरण में और ज्योतिष में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग पाणिनि का व्याकरण पढ़ते हैं या लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे या संस्कृत का कोई भी बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें पाणिनि के जो परिभाषा है या पाणिनि के थिंकर्स वो सब दिए हुए हैं। तो पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुण, पाणिनि व्याकरणे निपुण। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्याकरणे। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण पाणिनि का संस्कृत व्याकरण में अतुलनीय योगदान है। मतलब उनके जैसा योगदान, उनके जैसा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, अगर आप अष्टाध्यायी के ग्रंथ में 8 अध्याय को पढ़ते हैं या उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, अगर उसको आप कुछ भी पढ़ पाते हैं, आप अगर संस्कृत में आपने सब्जेक्ट रखा होगा तो उसमें कुछ न कुछ सूत्र और कुछ अध्याय तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी बोला जाता है और इसमें लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली अध्याय याद करना है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। और पाणिनि किस चीज में निपुण थे? व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रियायम बिना भारम किम। क्रियायम बिना भारम किम, काम के बिना कौन सा भार हो जाता है? मतलब आपको वो चीज पता है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो भार कौन सी चीज को हम लोग भार हो जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी भूषण, सी भोजनम और डी वचनम। जैसे कि आपने बहुत सारा पढ़ाई किया है, सब कुछ किया, लेकिन आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपने पीएचडी डिग्री तो ले लिया लेकिन आप जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है या आप अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रियाम बिना भारम की, बिना कार्य किए गए आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए थे ए ज्ञानम, बी भूषणम, सी भोजनम और डी वचनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानम। मतलब आपको तो नॉलेज बहुत कुछ हो गया लेकिन आप सोचने की मुझे इतना सारा नॉलेज है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक जगह आप बैठ गए, तो वैसे नहीं होगा, आपके अपने ज्ञान को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्ञानम बिना, क्रियाम बिना ज्ञानम भारम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कदा अभवत। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। पहला ऑप्शन है ए 1845, बी 1947, सी 1857 और डी 1950। तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 1857। ठीक है, और इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 में मेरठ से इसका आंदोलन का शुरुआत किया गया था। उसके बाद और भी आंदोलन हुए थे। तो यहाँ आपको हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है कि मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, तो संस्कृत के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य कस्य उपमा प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में जो उपमा दिया जाता है, उपमा उपमेय या जो एग्जाम्पल दिया जाता है, किसका उपमेय जो है प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है माघस्य, माघ का। ऑप्शन बी कालिदासस्य, कालिदास का। सी व्यासस्य, व्यास का। या डी दंडिना। तो जब भी हम लोग संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें किसके उपमा को प्रसिद्ध माना गया है। साहित्य में किसके उपमा को, याद रखिएगा साहित्य की बात हो रही है, तो साहित्य में किसके उपमा को प्रसिद्ध माना गया है। इसमें ऑप्शन से माघ, कालिदास, व्यास या दंडिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, कालिदासस्य। कालिदासस्य। कालिदास की प्रकृति वर्णन अद्वितीय है, मतलब वो प्रकृति का जो वर्णन करते हैं या सौंदर्य का जो वर्णन करते हैं, उसमें श्रृंगार रस और ये सब जो रस का प्रयोग करते हैं वो अनुपमेय है, उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो संस्कृत साहित्य कालिदास से उपमा प्रसिद्ध है। जब भी आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें सबसे अच्छा उपमा कौन देता है, महाकवि कालिदास देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास से। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें रॉन्ग होने का चांसेस तो कम ही है कि इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी महोदय मृत्यु कस्मिन वर्षे अभवत। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1948। ठीक है, अब इसमें महात्मा गांधी के बारे में जो डिटेल है वो तो आप सभी को पता ही है कि उसके बारे में डिस्कस करके अभी कोई फायदा तो है नहीं, वो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंसाम दुर्जय शत्रुकम। पुंसाम दुर्जय शत्रुकम। दुर्जय शत्रु किसको कहा जाता है, पुरुषों का या कोई भी चीज का जो होता है। दुर्जय शत्रु मतलब ऐसा शत्रु जिसको हराया नहीं जा सकता, वो कौन है। ए लोभ, बी मोह, सी काम और डी क्रोध। 4 ऑप्शन दिए हैं कि आपका दुर्जय शत्रु कौन है, लोभ, मोह, काम या क्रोध। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी, सही ऑप्शन इसका बी नहीं हो सकता है, इसका होगा लोभ। पुंसाम दुर्जय शत्रु का, तो इसका आंसर हो जाएगा लोभ हो जाएगा। पुंसाम दुर्जय शत्रु लोभ कहते हैं। लोभ को बोला जाता है कि जितना आप में लालच रहेगा, लालच की वजह से ही सारा काम बिगड़ता है। संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना ही लोभ है। किसी चीज की तरफ आप आकर्षित होते हैं तो आपका लोभ ही आपको वो ले जाता है। अगर आप में संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन हो, तो आप उस चीज को आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो किसी और वो विनाश का आपका काल भी होता है। जितने आप में लालच रहेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उस तरीके से आपका लालच का, ग्रीडीनेस का लेवल बढ़ता जाएगा और अपने आप के लिए वो आप एक शत्रु बना देंगे। ठीक है, तो लोभ को दुर्जय शत्रु कहा जाता है। इसमें आपको तीन चार और ऑप्शन है, जैसे मोह है, काम है या क्रोध है। तो नीति शतक में आप बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जो इन सबसे रिलेटेड। अगर आप नीति शतक पढ़ें तो क्रोध किस चीज में बाधा होता है, भोग किस चीज में बाधा होती है, ये सारे एक्सप्लेनेशन उसमें अच्छे से दिए। तो नीति शतक आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, जब सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में जाने से कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद कति मंडलेषु विभक्त। ऋग्वेद जो है आपके कितने मंडल में विभक्त है। ऋग्वेद में ऑल टोटल कितने मंडल है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दशसु, बी चतुर्सु, सी षड या डी पंच।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। हिस्ट्री में भी आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा होगा, ऋग्वेद पीरियड अगर आप पढ़े हैं तो उसमें ये क्लियर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का ए, दशसु। ऋग्वेद दशसु मंडलेशु विभक्त अस्ति, ये 10 मंडल में विभक्त है। ऋग्वेद सबसे पहला पद्यात्मक वेद है, ऋग्वेद ही है जिसमें सबसे पहले पद्य फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसके 10 मंडल हैं और 10 मंडल में 1028 सूक्त है और मंत्र है। कितने सूक्त है इसमें 1028 आपको सूत्र मिल जाएंगे। और कितने मंडल में विभक्त है ये 10 मंडल में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धनंजयेन सह विद्यालयं क गच्छन् आसीत्। धनंजयेन सह विद्यालयं क गच्छन् आसीत्, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ, इसमें आपसे पूछा गया है धनंजयेन सह विद्यालय क गच्छन् आसीत्। जब जैसे धनंजय के साथ विद्यालय कौन जा रहा है, तो इसमें आप क्लियर क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हो कि कौन जा रहा है, तो आप कोई किसी के साथ जा रहा है या कौन कौन साथ में जा रहा है ये नहीं है। आपको आंसर में दिया हुआ ए विवेका, बी विवेको, सी विवेका या डी विवेका। ऑप्शन ए और डी में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान देंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें धनंजयेन सह विद्यालयं क गच्छन् आसीत्, तो जब भी कोई विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो क्या विवेक मतलब आप अपने दिमाग को लेकर जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ने जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे और दिमाग को घर बुलाएंगे। तो उसी में विवेक का आपसे जो शब्द रूप दिया हुआ वो पूछा गया है कि विवेका होगा या विवेको होगा या विवेका या विवेकानी, क्या होगा इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए विवेका, मतलब जिसमें विसर्ग लग रहा है वो वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आपका ग्रामर से क्वेश्चन है, शब्दरूप धातुरूप को कवर किया। तो जो आपके सिलेबस में शब्दरूप मेंशन किया हुआ है, मैं बार-बार क्लास में बताई हूँ, आपके शब्दरूप हैं धातुरूप हैं, उसको आप पढ़ेंगे। शब्दरूप में बहुत सारा बालक, लता, नदी, मुनि, गुणीन, साधु, भवत, अस्मद, युष्मद, एक भी आप आकारण पढ़ लेते हैं या अकारण पढ़ लेते हैं तो आपको सभी याद हो जाएंगे। तो डायरेक्ट शब्दरूप से भी पूछा और इसमें एक लाइन देकर आपसे शब्दरूप पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कस्मात् त्यजति मित्राणि, किस चीज को छोड़कर, किस चीज का त्याग कर मित्र बनते हैं। तो किस चीज का आप त्याग करेंगे तो आप मित्र बनेंगे। ऑप्शन ए क्रोधात, बी मोहात, सी लोभात और डी कामात। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, लोभ को छोड़कर, मोह को छोड़कर, पहला क्रोध को छोड़कर, बी मोह को छोड़कर, सी लोभ को छोड़कर या डी काम को छोड़कर। तो जब भी आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो आप किस चीज का त्याग करते हैं, आप खुद भी ये आंसर दे सकते हैं अगर आपने श्लोक नहीं पढ़ा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी लोभात। अगर आप अपने लालच को छोड़ देंगे तभी आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। यथा लोभ मित्र नाशक भवती, जो लोभ होता है वो आपके ऐसे भी वो दुर्जय शत्रु है आपका लोभ। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी अगर आप लालच शो करेंगे, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ ही, तो अगर आप उसमें आप अपना बिजनेस देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपका फ्रेंड नहीं है। पर्टिकुलर आप बिजनेस माइंडेड है, प्रोफेशनल है, अगर आप फ्रेंड्स है आपका तो आप उसमें आप अपना लालच नहीं देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन यही है कस्मात् त्यजति मित्राणि, तो आप लोभ को छोड़ के, जो आपका लालच है, ग्रेडीनेस है, उसको छोड़ के ही मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपकी नीति शतक या मनुस्मृति में जो श्लोक आते हैं उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वयं फलानि न खादन्ति, अपने फल को कौन नहीं खाता है। ए वृक्षा, बी सिंहा, सी मानवा या डी कुकुरा। इसमें 4 ऑप्शन दिया, पेड़ नहीं खाता है, शेर नहीं खाते या मानव नहीं खाते या डी कुकुरा नहीं खाता है। तो जिसका भी फल जो लगता है, तो पेड़ में फल लगता है तो पेड़ खुद तो खाता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वृक्षा। बाकी सिंह और कुत्ता जो है ये लोग तो फल खाते नहीं है। स्वयं फलानी न खादंती, अपने वृक्ष का फल, अपना फल कौन नहीं खाता है तो वृक्ष नहीं खाते। बाकी ये लोग जो है तो मानव है या फिर जो दिया हुआ ऑप्शन वो हो सकता है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वृक्षा न खादंती। वृक्षा कदापि स्वयं फलम न खादंती, पेड़ कभी भी अपना फल तोड़ के नहीं खाता है कि चलो अपना फल भूख लग रहा है तो अपना
फल तोड़ के खा लिया, उसमें क्या अलग से प्रोसेस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बाकी जो देखते हैं मनुष्य जो होते हैं वो फल को तोड़कर खाते हैं। यत वृक्षा परोपकाराय फलंती, वृक्ष जो है परोपकार का आपके पास उदाहरण है कि वो सिर्फ परोपकार ही करते हैं। जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे आप देखेंगे उससे ह्यूमन को, जो ह्यूमन बींग है उसको फायदा ही है। आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, वुड मिल रहा है, क्लीन एयर मिल रहा है। तो जितना फायदा पेड़ से होता है उतना किसी इंसान से आपको नहीं हो सकता है। पेड़ आपसे कुछ ले नहीं रहा है, ठीक है, बदले में आप ही उसको CO2 भी दे रहे हैं और जितना भी ये है वो दे रहे हैं। तो CO2 से तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म कर रहे हैं कंपेयर टू जो ग्रीनरी है। जो पेड़ पौधे हैं वो आपको क्या करते हैं, फायदा ही पहुंचाते हैं, परोपकारी होते हैं। तो इसमें एक श्लोक है जो कि आपके मनुस्मृति और नीति शतक से लिया गया, उसी श्लोक के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम अस्ति। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या है, आपसे पूछा गया है हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम अस्ति। तो इसमें आपको बताना है असतस्य सतस्य देवस्य मुने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए असतस्य, मतलब गलत जो है, हिरण्येन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काव्य मीमांसा नामकस्य ग्रंथस्य रचना काव्य मीमांस नाम का जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? ए विष्णु शर्मा, बी हर्ष, सी राजशेखर, डी कौटिल्य। तो काव्य मीमांसा नामकस्य ग्रंथस्य रचनाकार राजशेखर अस्ति। किसने किया है? राजशेखर। तो इसमें आपका ऑप्शन राजशेखर किसमें है? ऑप्शन सी है। तो काव्य मीमांसा ग्रंथ का रचना राजशेखर के द्वारा की गई है। काव्य मीमांसा नामकस्य ग्रंथस्य रचनाकार राजशेखर आसीत्। काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें देश काल विभाग का सुंदर ढंग से निरूपण काव्य किया गया है। मतलब उस समय देश काल, मतलब उस समय का टाइम पीरियड क्या था, विभाग क्या था, क्या क्या था, उस चीज का डिस्क्रिप्शन आपको काव्य मीमांसा में मिल जाएगा, जिसके रचयिता कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीणाम गति ग। स्त्रीणाम गति का मतलब स्त्रियों का जो गति है, लास्ट जो स्त्रीणाम गति का, उनका गति क्या है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए पति, बी माता, सी पिता, डी जमाता। तो बाकी का आपको मतलब पता होगा, पति, माता, पिता, जमाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीणाम गति का, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पति। पति एवं श्रीणाम गति कथ्यते। स्त्रियों के लिए पति देवता के समान होता है। गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत, ये सब पति के साथ रिलेटेड है। पति चाहे आपका कैसा भी हो, आपको उनको देवता ही मानना है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, यथोक्त देवता गुरु च तस्य वैश्य चारेतेषु स कथेत। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है श्रीणाम गति का, तो इसमें आपको पति में ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलाया मंत्री का आसीत। ऑप्शन ए कामेश्वर सिंह, बी वीरेश्वर सिंह, सी चाणक्य, डी अशोका। मिथिला के मंत्री कौन थे? ये आपके रामायण से क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित आपका सिलेबस में है। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? ए कामेश्वर सिंह, बी वीरेश्वर, सी चाणक्य और डी अशोका। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन है मंत्री वीरेश्वर। ये आपसे मिथिला का पूछ रहा है, ज्यादातर लोग अयोध्या के मंत्री का जानते हैं, मिथिला के मंत्री के बारे में आपसे पूछा है। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। ठीक है, हरि सिंह अंतिम कर्नाट शासक था उस समय। आपने चोल और ये सब पढ़ा होगा, तो उसमें हरि सिंह जो थे उनके कर्नाट अंतिम शासक थे। उस समय में मंत्रियों का दबदबा काफी बढ़ गया था। वीरेश्वर, देवादित्य, चंद्रेश्वर, अलग अलग सबके मंत्री के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज ग्रामर से क्वेश्चन नहीं है, इसमें ज्यादातर लिटरेचर से क्वेश्चन किया गया है। याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत, इसमें
याज्ञवल्क्य से पत्नी क आसित पूछा जा रहा है। याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी कौन थी? ए उर्वशी, बी इंद्राणी, सी मैत्रेयी और डी गार्गी। तो ये जितने भी नाम दिए उर्वशी, इंद्राणी, मैत्रेयी, गार्गी, इनमें से उनकी पत्नी कौन थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी उनकी पत्नी मैत्रेयी थी। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक युग के विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे। ये क्या थे? जो वैदिक युग थे उसके विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक नहीं उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन दूसरे का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। इनमें सिर्फ मैत्रेयी का दिया हुआ है। उनकी दो पत्नियों में कात्यायनी और मैत्रेयी। तो ऑप्शन में मैत्रेयी दिया हुआ है तो आपको मैत्रेयी में टिक करना है। अगर कात्यायनी या मैत्रेयी दोनों होता तो आप बोथ में लगाते टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के गीतकानी गायन्ति। गीत कौन गाता है? ए सैनिक, बी पाठक, सी लेखिका और डी गायक। तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि गाना कौन गाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गायक। गायक गीतानी गायन्ति। और बाकी जो सैनिक होते हैं वो रक्षा करते हैं, पाठक पढ़ाई करते हैं, लेखिका लिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्माकं भारतीय धराकृतिः अस्ति। जो हम लोग का भारतवर्ष है वो कैसा है? ऑप्शन ए विशाल, बी न्यूना, सी लघुतमा, डी दीर्घतमा। इसमें आपको बताना है कि हम लोग का जो इंडिया है, कंट्री है, वो कैसा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ए विशाला। अब इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, आपको पता ही है इंडिया का पूरा ज्योग्राफिक कंडीशन आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, कहाँ से कहाँ तक उसका बाउंड्री है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जितना है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा कि इंडिया क्या है, विशाल देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कति संस्कार संति। इसमें आपसे संस्कार पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य के अनुसार जो है कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए 5, बी षड, सी षोडश और डी त्रय। तो कति संस्कार संति, इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे कितने संस्कार होते हैं? षोडश संस्कार भवन्ति। कितने संस्कार होते हैं? षोडश, 16 संस्कार। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें 16 संस्कार में क्या क्या होते हैं और ये किनके द्वारा कहा गया है? महर्षि वेद व्यास के अनुसार मानव जन्म से मृत्यु तक जब मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो उन दोनों स्टेज के बीच ऑल टोटल 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। पहला है गर्भधान, उसके बाद पुंसवन, उसके बाद सीमोत्तानयन, डी जातक्रम, फिर नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, औषध्याम और लास्ट में है श्रोताधाम। तो ये सारे आपके 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सतपदी क्रिया जो है किस संस्कार में होती है? मतलब 7 राउंड जो होता है सतपदी क्रिया किस संस्कार में, किस संस्कार में विधीयते, किसमें किसका ये विधि है? पहला है शिक्षा, बी विवाह, सी उपनयन, डी जातकर्म। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 विवाह। सतपदी इति प्रक्रिया विवाह संस्कारे विधीयते। यह विवाह संस्कार में सतपदी क्रिया होती है। ठीक है, इसमें वर वधु 7 कदम मतलब 7 फेरे लेते हैं, उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकस्य कियत् द्वारम परिगणितम। नरकस्य नरक में जाने के लिए कौन सा द्वार जो है परिमाणित होता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है द्विविधम, बी चतुर्विधम, सी त्रिविधम या डी 10 विधम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है सी त्रिविधम द्वार। नरक के 3 द्वार होते हैं। ठीक है, त्रिविध नरकस्य द्वारा नाशन मात्मना, मतलब आपका 3 द्वार नरक की तरफ ले जाता है। कौन कौन सा है? काम क्रोध लोभस्त दया त्रय त्यज्यते, अर्थात काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है नरक के द्वार रहते हैं। क्या क्या होते हैं? काम क्रोध और लोभ, ये 3 जिस चीज में आ जाता है वो सीधे नरक को जाते हैं, जो कि जीवात्मा के पतन के कारण, मतलब इन तीनों में जिसका भी
क्वांटिटी बढ़ जाता है, अपने काम का ज़्यादा बढ़ गया, क्रोध का ज़्यादा बढ़ गया या लोभ का ज़्यादा बढ़ गया, जो भी क्राइटेरिया आपका बढ़ जाएगा ह्यूमन नेचर में, तो ये 3 लक्षण आपको नरक की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है के दोषा हातव्या। के दोषा हातव्या, इसमें आपसे पूछा जा रहा है के दोषा हातव्या, तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए पंच, बी त्रय, सी चत्वार, डी षडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा षडा दोषा हातव्या। ये भी एक श्लोक से है, षडा दोषा पुरुषेन हातव्या भूति मिच्छितम। इसका अर्थ होता है निद्रा, तंद्रा एवं भय, आलस्यम। ये जो चीज आपका नींद, तंद्रा, भय और क्रोध, आलस्यम दीर्घ सूत्र है, ये आपका दीर्घ सूत्र में आता है, अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को, जिसको आराम चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, उसको ये 3 का त्याग करना चाहिए। पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस, ये दीर्घ सूत्र है, इन 6 दोषों दुर्गुण से त्याग देना चाहिए। तो ये जो 6 चीज आप उसको छोड़ देंगे तो आपका लाइफ जो है लग्जरियस, मीन्स कि वो ऐसा नहीं कि आप एसी में बैठे हो, इस नहीं, आप सीधे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए होते हैं, तो आप ये 3 चीज का, ये सब चीज का त्याग कर दीजिए। किस चीज का? नींद, आप सोइए मत, तंद्रा, डर मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए। तो ये अभी के मॉडर्न लाइफ में ये सब चीज छोड़ा नहीं जा सकता। आप नींद नहीं छोड़ सकते हैं, डर, क्रोध, ये सब आपका लगा रहेगा। तो ये सब चीज उसी समय को सूट करता था, अभी ये सब चीज सूट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्मिन् राज्ये भीखनटोला नाम ग्राम वर्तते। कौन से राज्य में भीखनटोल नाम का राज्य हुआ करता था? ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी देहल्या मतलब दिल्ली में, और डी अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार राज्य में ये था, भीखनटोला जो नाम का जो गांव है वो बिहार राज्य में था, बाकी जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली या अरुणाचल, इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामिनः दयानंद जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका जो जन्म है किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1875 या ऑप्शन डी 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1875, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 नहीं हो सकता है, 1875 में तो उनका वो किए थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1824, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें शायद। ये कहाँ पे जन्म हुए थे? गुजरात राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी नदी का दार्श्यति। राम जो है मंदाकिनी नदी में किनको देखें? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए हनुमंतम, बी लक्ष्मणम, सी सुग्रीवम या डी सीताम। तो ये 4 लोग का नाम दिया है कि उन्होंने मंदाकिनी नदी में किसको देखा? हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, सुग्रीव को या सीताम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीताम। भगवान राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ वहां जो नदी का नाम दिया उनके समीप में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याघ्र पथिका कथा कुंत संकलिता। अगर आपने पहले संस्कृत पढ़ा है 9th-10th में, तो 9th में आपका ये स्टोरी था हितोपदेश में, हितोपदेश से लिया गया था यह स्टोरी। व्याघ्र पथिका कथा कुत संकलिता। इसमें आपके ऑप्शन है ए महाभारत, बी रघुवंशात, सी हितोपदेशात और डी ऋतु संहार। तो ये एक स्टोरी था जिसमें एक बूढ़ा बाघ था, लायन था, मीन्स वो अपना कहानी बताता है। तो ये जो स्टोरी लिया गया है ये हितोपदेश से लिया गया है। और इसमें जो हितोपदेश है इसमें बहुत सारा ऐसा स्टोरी दिया हुआ है जो आगे जाके आपको बहुत सारा चीज को क्लैरिफाई करता है। तो इसकी कथा है अत्वन सुरल और सुहाग्रह, मतलब इसमें ऐसा स्टोरी है जो आप अभी के लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो व्याघ्र पथिकश्च ये कथा जो हितोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य समीपे ब्राह्मण रूपेण क प्रविशति। कर्णस्य समीपे ब्राह्मण रूपे क प्रविशति। पहला ऑप्शन है ए सूर्य,
बी विष्णु, सी शक्र, डी कृष्ण। तो कान के समीप में ब्राह्मण रूप में कौन आता है, कौन प्रविशति करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी शक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर से, समासस्य कति मुख्य भेदा, समास के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो इसमें आपको समास में जैसे आप तत्पुरुष समास, कर्मधारय बहुब्रीहि समास, ये सारे समास पढ़ते हैं तो उसके मुख्य भेद आपको कितने दे दिए हैं? 4 दिया गया है। ठीक है, और 4 में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस पोर्शन में। क्या क्या होता है? कर्मधारय होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है, ये सारे समास है इसमें। भवन्तु इति पदे क लकार, आपको शब्द दे दिया है भवन्तु। भवन्तु जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है, मतलब कौन सा काल है आपसे? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लोट लकार या डी लिट लकार। तो भवन्तु काल में लोट लकार दिया हुआ है। ठीक है, और इससे आपसे पुरुष और वचन तो नहीं पूछा है। अगर पुरुष वचन पूछा जाएगा तो आप वो भी बताएंगे कि इसका धातु रूप के शब्द, धातु किस, मेन धातु क्या है, मूल धातु भव है, मूल धातु लोट लकार है, प्रथम पुरुष से और बहुवचन है। तो आपको जितने भी शब्द धातु रूप दिया गया जिस धातु का, वो सारा धातु रूप का जितने भी लकार है, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, लिट लकार, ये सारों लकार में आपको सारे शब्द रूप और धातु रूप याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि आपको दे दिया जाएगा दृश्यन्ते या गच्छन्ति या गमिष्यामि या अभवत, अगच्छन, इस टाइप से कोई भी एक धातु दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूल धातु क्या है, कौन सा वचन में है, कौन सा पुरुष में है या कौन सा लकार में। तो ये सारे जो धातु रूप एग्जाम में दे दिए गए हैं आपको सिलेबस में कि कौन कौन सा धातु रूप है, तो वो धातु रूप आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवन्तु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भो प्लस अनम इति पदस्य संधि पदम किम भविष्यति। भो और अनम को हम लोग संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है भावनम, ऑप्शन बी भानुम, ऑप्शन सी भवनम और ऑप्शन डी भगवंतम। तो भो प्लस अनम करेंगे तो इसका संधि क्या होगा? भवनम। ठीक है, जो ऑप्शन सी है भवनम, बाकी जो है भावनम नहीं होगा, भानुम नहीं होगा, भवगंतम भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भवनम। तो ये संधि से क्वेश्चन था सीधे। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रत्यय से क्वेश्चन है। प्रत्यय में आपसे क्या पूछा गया है? भुक्त्वा इति पदक का प्रत्यय, भुक्त्वा पद आपका दिया गया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए त्वा प्रत्यय, ऑप्शन बी ल्यप प्रत्यय, ऑप्शन सी तव्यत प्रत्यय और ऑप्शन डी कत्वा प्रत्यय। तो इसमें 4 प्रत्यय ऑप्शन में दिया है, सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा लग रहा है। तो भू धातु में अगर हम लोग कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो भुक्त्वा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भू प्लस कत्वा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्व काल की क्रिया को सूचित करने हेतु किया जाता है, जो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, उसके लिए होता है। धातु के अंत में कत्वा प्रत्यय लगाने पे क जो होता है ना, क का लोप हो जाता है और आधा त व संयुक्त रह जाता है। तो त व संयुक्त के बाद त्वा बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका फिर उच्चारण स्थान से क्वेश्चन किया गया है। उच्चारण स्थान में आपसे पूछा गया च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, बी है मूर्धा, सी तालु, डी दंत। तो आप उस समय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और च उच्चारण करके लगा सकते हैं कि आप कहाँ से उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, इसका सूत्र है, कंठ का सूत्र था अकुह विसर्जयानाम कंठ, मतलब अ वर्ग अ क वर्ग ह, ये सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इचु या शानाम तालु, ई वर्ग च और तालव्य श हम लोग कहाँ से उच्चारित करते हैं? तालु से करते हैं। तो इसमें आपसे च पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू इचु या शानाम तालु आपका आंसर क्या हो जाएगा? तालु। बाकी मूर्धा नहीं होगा क्योंकि मूर्धा का सूत्र अलग है, ऋतु सर्वनाम मूर्धा है, जो ऋतु सर्वनाम मतलब री धातु ट वर्ग र
और जो मूर्धन्य श है उसका उच्चारण होता है, और दंत से तो पता ही है क्या, त थ द ध न हम लोग बोलेंगे वो दंत से होता है, तो च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी। अब पहले क्लास में भी मैंने आपको जितने भी व्यंजन स्वर व्यंजन थे, स्वर व्यंजन के मैंने भेद बताए थे। स्वर के जैसे हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उसी तरीके से व्यंजन वर्ण के भेद से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इसमें आपसे पूछा गया अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, सी 5, डी 6। तो अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 4 है, य र ल व। तो ऑप्शन क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म कौन सा वर्ण है। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, म कौन सा वर्ण है। अभी आपने जैसे उच्चारण स्थान पढ़ा, उच्चारण स्थान में कौन कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो म में आपको ऑप्शन दिया स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। तो इसमें जब आप म का उच्चारण करते हैं, प फ ब भ म जो है प वर्ग में आता है। प वर्ग उ कहाँ से उच्चारित होता है, उप मध्यानाम से होता है, ओष्ठ, ठीक है। तो इसमें म जो है आपसे पूछा गया कौन सा वर्ण है। तो जब हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं तो क से लेके म तक जो होता है स्पर्श में आता है। स्पर्श में क्यों आता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ या दंतोष्ठ, ये सब का प्रयोग होता है। तो ये स्पर्श करते हैं, मतलब ये सारे ऑर्गन एक दूसरे को टच करते हैं तभी उच्चारित होते हैं। तो म का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, म कौन सा वर्ण हो जाएगा इसमें, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त में नहीं होगा, म हो जाएगा स्पर्श में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतना समझ गए, कुछ ज़्यादातर लिटरेचर से थे, बाकी 1-2-4 ग्रामर से पोर्शन थे। बाकी जैसे रोज बहुत सारा कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय कहते, आज उतना डिस्कशन नहीं हो पाया। आज सिर्फ एक आध कारक के तो क्वेश्चन ही नहीं थे, समास के क्वेश्चन थे, संधि के और उपसर्ग प्रत्यय के। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रत्ययम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दो शब्द है आपका प्रत्ययम, इससे आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया है, पहला ऑप्शन है प्र जोड़ अहम, दूसरा है प्रत जोड़ अहम, तीसरा है प्रति जोड़ अहम और लास्ट है प्रत्यय जोड़ अहम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ अहम, प्रत्यहम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप संधि करके देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में कौन सा समास है। इसमें आपको समास दे दिया गया है, शब्द है आपका, पद जो है महाकाव्य है। महाकाव्य में कौन सा समास है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया है इसमें, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो आप महाकाव्य पद शब्द का विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो काव्य। तो ऐसा कौन कौन सा काव्य है जो महान है। अब महान है जो काव्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, महान क्या हो जा रहा है, उपमा उपमेय का भाव आ रहा है, मतलब एक विशेषण आ रहा है, एक विशेष आ रहा है, मतलब काव्य क्या हो गया, संज्ञा, महान हो गया विशेषण। तो जिस समास में उपमा उपमेय या विशेषण विशेष का भाव आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो इसी से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाकाव्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद, मतलब एक उपमा हो एक उपमेय हो। उपमा उपमेय मीन्स एक विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, दूसरा विशेष से संज्ञा होगा, तब वहां पे क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे महान है जो काव्य, तो महान हो गया एडजेक्टिव, काव्य हो गया संज्ञा, तो दोनों का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ गए आप लोग। तो महाकाव्य में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इसी तरीके से आपको संधि, समास, कारक, वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इतना तो ग्रामर में पढ़ना ही है। साथ साथ जो आपको शब्द रूप दे दिया गया है, काल दे दिया गया है,
धातु रूप दे दिया गया, वो सब का डिटेल आपको स्टडी करना है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपके 300 मार्क्स का पेपर है। 300 मार्क्स के पेपर में आपको अनसीन पैसेज भी दे दिया जा सकता है, पैसेज से नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन वहीं से किया जा सकता है, या डायरेक्ट श्लोक या गद्य पद देकर पूछा जा सकता है। तो इतना डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके 300 मार्क्स के पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मॉडल सेट तो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस ये सब दे दिया गया है। तो ये सारे 40 क्वेश्चन को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको क्वेरीज हो, कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी संस्कृत लैंग्वेज से आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे सिलेबस करना है, वो सारे क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट।